हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहन कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं ये नाइन्थ क्लास का चैप्टर है। इसमें क्या हम पढ़ने क्या वाले हैं कि जो हमारा मैटर है, जो इनिशियल स्टेज पे हमने कैसे मैटर को पहचाना। ठीक है, यानी कोई भी चीज अगर हम हमारे पास है, तो अगर हमें उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो कितनी छोटी चीजों से बनी हुई है, जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो किन चीजों से बनी हुई है। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में जब हमने जाना शुरू किया तो वो क्या है उसके डिटेल में हम जब गो थ्रू हुए, तो वो हम आज इस चैप्टर में बात करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम ही है मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे जो आसपास पे है। तो क्या है ये क्या है, वो किन चीजों से बनी हुई है। जैसे आपके अलग अलग चीजें देखी होगी आपने, वो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। किसी का शेप अलग होता है, किसी का साइज अलग होता है, किसी का कलर अलग होता है, किसी का टेक्सचर अलग होता है। तो हम आसपास की चीजें देखते हैं, जैसे किताब है, किताब थोड़ी सॉफ्ट होती है, कुछ पत्थर होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं। ठीक है, पानी हो गया, हवा हो गई। इन चीजों के बारे में जो हमने समझना शुरू किया, और ये किन चीजों से मिलके बना हुआ है। मान लो एक बड़ा पत्थर है, किन चीज से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पत्थर से मिलकर बना हुआ है। तो ये इन चीजों के बारे में जो समझना शुरू किया, तो उस पे जो हम कंक्लूड करके आए, तो ये हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हमने इन चीजों के बारे में जाना है। तो आज हम जो करने वाले हैं, तो यहाँ सबसे पहले बात आती है मैटर की, कि जो हमने आसपास की चीजें हैं वो हमने उसको एक मैटर नाम दिया। जो क्या है, वो मटेरियल है। हमने ओवरऑल कर दिया कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो मैटर है। तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और मैटर की प्रॉपर्टी सबसे पहले हमने किसने ढूंढी थी, तो इंडियन जो हमारे साइंटिस्ट थे, या जिनको आप संत बोल सकते हैं या ऋषि बोल सकते हैं, जो उन्होंने इनके बारे में जानना शुरू किया, तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि ये कुछ छोटी छोटी चीजों से मिलके ये बड़ी चीजें बनी है। जैसे पत्थर, पहाड़, हवा, पानी, सोना, चांदी, जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, ये किसी चीज से मिलके बनी है। ये किसी चीज से मिलके बनी हुई है। उस चीज को क्या बोलते हैं, तो हम हमारे हिंदी में, इंडियन में हमने उनको बोला था पदार्थ या तत्व। ठीक है, और इंग्लिश में हमने बोला है उसको मैटर। तो जनरली इंडियन साइंटिस्ट और ग्रीक, ये दोनों साइंटिस्ट ने इनके बारे में ज्यादा रिसर्च की, और बाद में यही रिसर्च और डेवलप होके बाकी देशों में गई, और बाकी रिसर्च और आगे बढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, मैटर है। ठीक है, एवरीथिंग इज मैटर। जितने भी हमारी चीजें हैं हमारे आसपास हम देखते हैं, हमारे क्या देखते हैं, जो क्लाउड है, स्टोन है, स्टार्स है, प्लैनेट है, ईंट, पत्थर, सोना, चांदी, जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, मैटर है। इवन जो हमारा समुद्र है वो भी एक मैटर है, और एक छोटा सा जो ड्रॉप है, ठीक है, पानी का एक छोटा सा, छोटी सी बूंद है, वो भी मैटर है। बहुत बड़ा पहाड़, वो भी मैटर है। और जो छोटा सा एक रेत का कण है वो भी एक मैटर है। तो ये इसके बारे में हमने मैटर पढ़ा। तो मैटर की हमने कोई, देखो जब हम साइंस में कोई चीज पढ़ते हैं, तो हम उसकी कोई प्रॉपर्टी ढूंढते हैं कि वो प्रॉपर्टी, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो मैटर को डिफाइन करने के लिए हमने उसकी प्रॉपर्टी क्या ढूंढी। तो मैटर क्या है, जो ऑक्यूपाई स्पेस और मास हो। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या है, अगर हम किसी पत्थर को कहीं रखेंगे तो वो जगह घेरेगी ना। ठीक है, एक डब्बे में मान लो ये जो हमारा एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हम कितनी चीजें रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 500 चीजें, मतलब छोटी छोटी, देखो इसमें छोटे छोटे माइक्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे रखे, तो इसमें मैं मैक्सिमम 2 या इसमें 4 माइक रखे हुए हैं, तो इसमें 50 माइक या 100 माइक तो नहीं रख सकता। एक माइक जो भी है वो एक जगह घेरेगी। या आप कोई बॉक्स है हमारे पास, बॉक्स जैसे हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स है, आपके पास जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है, तो ज्योमेट्री बॉक्स में आप उसमें पेन रखते हो। ठीक है, आप पेन रखते हो, पेन रखते जाते हो, तो क्या हुआ, ज्योमेट्री बॉक्स भर जाती है। ठीक है, अब ज्योमेट्री बॉक्स भर जाने का मतलब क्या है, जो आपने इसमें कोई चीज रखी तो उसने कोई जगह घेरी ना, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो स्पेस ऑक्यूपाई से क्या हो गया, ये ज्योमेट्री बॉक्स पहले खाली थी, लेकिन हमने इसमें पेन रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 10 रखा, 10 रखने के बाद ये भर गई। ठीक है, भरने से क्या हो गया, यानी जो हम इसमें चीज रख रहे हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब दूसरी बात, ये जब खाली थी तो ये हल्की थी। ठीक है, लेकिन जैसे ये भर गई, किसी चीज से भर गई, तो ये भारी हो गई, तो यानी उसका कुछ मास भी है। ठीक है, अगर उसमें भार में उसका चेंज हो रहा है, तो यानी उसका मास भी है, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमने मैटर की जो प्रॉपर्टी जो हमने निकाली, सर कंक्लूड किया, तो उससे हमने क्या समझा कि जो मैटर क्या है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका कुछ मास होगा। तो उसको हमने इनवर्स उसको हमने कैसे डिफाइन किया, मतलब इसकी 2 प्रॉपर्टी है, एक मास, एक वॉल्यूम की, मतलब उसका कुछ मास भी होगा और उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा।
तो हमने मैटर के बारे में समझ लिया कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो सब मैटर है, जो छोटी छोटी चीजों से मिलके बनी हुई है। वो उसको हम आगे अगले चैप्टर में इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमने सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानना है। तो मैटर में हमने ईंट पत्थर सोना चांदी लकड़ी जितनी भी चीजें मैटर है, जो मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। लेकिन अच्छा बच्चों, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका दुख है, सुख है, आपका गुस्सा है, क्या ये भी मैटर है क्या? हाँ बताओ, ये मैटर नहीं है। क्यों? आपकी दुख सुख आपका, उसको आप कहोगे आप सर आप हमारे दुख सुख की तो आप बल्कि आपने तो दरकिनार कर दिया, इसको तो आपने वेस्ट कर दिया। नहीं नहीं, आपका दुख सुख है, एक भावना है, फीलिंग है, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। खुशी है, आप उसकी हम रिस्पेक्ट करती है। लेकिन ये मैटर नहीं है। मैटर क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो दुख है उसका कोई भार नहीं है, उसका कोई मास नहीं है, वो कोई जगह नहीं घेरती। ठीक है, अब एक डब्बे में उसको डालते नहीं रख सकते कि डाल के रखेंगे तो वो आपका डब्बे से आपके खुशी से वो डब्बा भर गया, ऐसा नहीं है। तो यानी जो आपकी फीलिंग्स है, दर्द है, जितनी भी फीलिंग्स है, खुशी है, हैप्पीनेस है, मतलब जो भी आपकी भावनाएं हैं, किसी के प्रति भावना है, अच्छी भावना है, बुरी भावना है, वो मैटर नहीं है। मैटर क्या है? जो हमारे आसपास, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब कहोगे सर हम हवा को तो छू नहीं सकते, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं बेटा। हवा से क्या, देखो हम हवा लेते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो क्या है वो हमारे लाइफ के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन में हम क्या है, ऑक्सीजन है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, तो ये भी है, हवा है। अब इसको भी आप बलून में भरोगे तो उसमें स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब खाली बलून का वेट करो, फिर उसमें क्या है, हवा डाल के उसका वेट करो, दोनों में वेट में उसका फर्क आ जाएगा, यानी उसका कुछ मास भी है। यानी अब तक हमने क्या समझा कि मैटर क्या है, मैटर के बारे में, कि मैटर के हमारे पास ये मास भी है और इसका वॉल्यूम भी है। तो जैसा मैंने बताया कि इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट ने इनको पंच तत्व के नाम से जाना कि तत्व हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, ये 5 तत्व हैं। और कुछ ग्रीक साइंटिस्ट ने भी इसके नाम दिए हैं, कि ग्रीक साइंटिस्ट ने भी इसकी खोज की, एशियन ग्रीक फिलोसफर थे। लेकिन ये सब चीजें थी ना, फिलोसफी लेवल थी, कि उनकी सोच थी। हमने उन्हें कहा था कि ऐसा हो सकता है, किसी ने साइंटिफिक प्रूफ इसका नहीं दिया था। साइंटिफिक प्रूफ कब आना शुरू हुआ? साइंटिफिक प्रूफ जब मॉडर्न जो साइंस आया, मॉडर्न साइंस हमारा जो 1700 के आसपास जो हमारे कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके प्रूफ देने शुरू किया कि मैटर होता क्या है, उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, वो किस तरह से उसका काम करता है। तो वो हमने एशियन में समझ में नहीं आया, वो हमें मॉडर्न से समझ में आया। तो मॉडर्न में हमने उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, मॉडर्न जो साइंस है हमने इसके बारे में ज्यादा इसको क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, उसको वर्गीकृत कर दिया। वर्गीकृत क्या, कि हमने उसको अलग अलग समझना शुरू किया। ठीक है, उसको उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से समझना शुरू किया। अब प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। अब कहोगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जब जिसका प्रॉपर्टी का शेप, साइज, ये चीजें हैं। ठीक है, जिसके हम रंग रूप उसका कलर से देख सकते हैं, उसके शेप से देख सकते हैं, उसके साइज से देख सकते हैं, और वो जो फिजिकल उसकी अपीयरेंस से हम पता चल सकता है, वो फिजिकल है। और केमिकल क्या है, जो उसके अंदर के गुण हैं। ठीक है, जैसे पानी है, पानी का अंदर का गुण क्या है, या किसी चीज के अंदर की उसके केमिकली उसकी रिएक्शन, वो केमिकल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हमने सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में जो हम केमिकल को और डिटेल में करेंगे, उसमें एटम का है, मॉलिक्यूल्स है, ये कंपाउंड, ये सब चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ना है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कितनी तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, क्या आप फिजिकल प्रॉपर्टी बोल रहे हो, फिजिकल नेचर बोल रहे हो। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पहला जो हमारे पास ये है कि ये जो मैटर है मेड ऑफ पार्टिकल, मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, अब देखो पीछे कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे, ये सब इसी बात पे एग्री नहीं होंगे कि कोई चीज है कि स्मॉल चीजों से बनी हुई है। अब मान लो हमारे पास एक बुक है। ठीक है, हमारे पास एक बुक है, इस बुक को हम, या एक हमारे पास पेपर है। ठीक है, एक छोटा सा पेपर है। अब इस पेपर को हम क्या करेंगे, अगर हम फाड़ेंगे तो अब हमारे पास 2 पेपर है। ठीक है, अब दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, तो ये होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, इसमें फिजिकल चेंज भी हम बात करेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। लेकिन जैसा अब देखो ये क्या है, हमने इसके फाड़ दिया, यानी अगर इसको मैं फाड़ता जाऊं, तोड़ता जाऊं, एक छोटा सा जो लास्ट में बचेगा वो भी तो उसी का पेपर का ही एक अंश है।
ठीक है। तो उस वो जो है ये जो पेपर है एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, चाहे पेपर हो गया या कोई भी चीज होगी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, वो कहते थे नहीं, ये जो जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से नहीं बने, वो एक बड़ी चीज ही है, हम उसको एज इट इज ही लेंगे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस चीजें। ठीक है, उसको कंटिन्यू उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। तो कुछ ने बोला कि ये इनका पार्टिकल नेचर है, कुछ ने बोला ये कंटिन्यूस है, मतलब वो उतनी बड़ी चीज है तो बड़ी चीज ही है, वो छोटी छोटी चीजों से नहीं मिलकर बनी हुई है। तो इसकी वजह से उनके बीच में बड़े क्लैशेस हुए, लेकिन हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं थे जो प्रूव कर सके। ठीक है, तो हमने उसको एज इट इज उस टाइम जो उन्होंने बोला उस हिसाब से चलते गए। और तो साइंस को ये जब बाद में जब मॉडर्न साइंस आई तो फिर उसके प्रूफ हुए। ठीक है, तो अब पार्टिकल प्रूफ करने के लिए हमने कैसे प्रूफ किया कि पार्टिकल है, ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो अब जो आपके बुक्स में है, एक से पहली बात बेटा, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, स्पोर्ट कोई इसके आप सहयोगी बुक कोई भी पढ़ो, ठीक है, स्पोर्ट्स मतलब इसके हेल्प के लिए आपके हेल्प बुक कोई भी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। अगर एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड आप पढ़ते हो ना, वर्ड टू वर्ड आप समझ सकते हो, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं जो अब ला रहा हूँ, इसमें जो हमने एक सीरीज लाई है, इसमें एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड आपको समझाएंगे, और जो कुछ एडिशनल बुक्स से जो इन्फॉर्मेशन है जो बताना चाहेंगे उसको डिटेल में भी यहीं पर मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा, ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो यानी इस लेक्चर में जो आपको ज्ञान मिलेगा उससे ज्यादा आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में आप टॉप करोगे। ठीक है, तो अब ये हमने क्या किया, हम आपके एनसीईआरटी बुक में क्या है, एक पोटेशियम परमैंगनेट है, एक तरह का केमिकल है जिसको हम पानी में मिलाते हैं तो रंग निकलता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझते हैं। अभी होली आ रहा है, ठीक है, अभी आपका 1 महीने बाद होली आएगा, जनवरी शुरू हो गया है, जनवरी खत्म हो गया है, फरवरी शुरू होने वाला है, मार्च में होली आ जाएगा। होली में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी पुड़िया में ना कुछ कलर्स होते हैं, और आप अगर आपके पास 5 लीटर पानी है या 10 लीटर पानी है, उस छोटी सी पुड़िया को आप उसमें डाल देते हो तो वो पूरा रंग, पूरे जो 5 लीटर या 10 लीटर है वो पूरा रंग जाता है। ठीक है, यानी वो जो हमारे पास रंग है उसमें कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो उसने पूरे पानी में फैल गए। यानी जो अगर पार्टिकल नहीं होता तो वो नीचे जाके बैठ जाते, वो पूरे घुलते नहीं। जैसे आपने चीनी है, चीनी को आपने पानी में डाला, उसको घोला, वो घुल गया, तो वो पूरे पानी में छोटे छोटे पार्टिकल के में घुल गया। आपने जैसे नमक है, नमक को भी आपने पानी में डाला, वो घुल गया। और जैसे आप डेटॉल है, डेटॉल को भी आप, जैसे आपके इसमें डेटॉल वाला भी एग्जांपल है कि आपने डेटॉल को पानी में डाला, वो घुल गया। अब आपने पोटेशियम परमैंगनेट में क्या है, इसमें इन्होंने एक छोटा सा बीकर लिया, उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला, उसका कलर, जैसे आपका पास ये वाला एक्सपेरिमेंट है, अभी दिखाते हैं, एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें एक आपने 100 ml में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो वो कलर हो गया। फिर हमने उसमें से थोड़ा सा 10 ml निकाल के दूसरे में डाला, वो भी कलर हो गया। उसमें से भी 10 ml निकाल के दूसरे में डाला, धीरे धीरे कलर थोड़ा सा फेड होता गया। लेकिन वो कलर हमने, मान लो छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट आपका 100 लीटर पानी को भी रंगीन कर सकता है। यानी जैसे आपका मैंने बताया था एग्जाम्पल क्या, कि होली में जो कलर है वो आपके छोटा सा कलर पूरे पानी को कलर कर देता है। यानी वो पार्टिकल हर जगह फैल गया है। अब उसमें आप कहीं से भी पानी लो, ठीक है, उसका कलर आपको सेम नजर आएगा, यानी वो पार्टिकल पूरे में फैल गया है। तो यानी जो हमने जो पहली बात की थी कि जो हमारे पास जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब तो कोई मतलब इसमें शंका नहीं है ना बेटा कि जो ये मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट आपको बोलेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आपके घर में चलो पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिले, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि एक केमिस्ट्री है, लैब में मिलती है और सबको नहीं मिल सकती है। लेकिन आपके घर में डेटॉल हो सकता है, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में डेटॉल होगा ही, या आपके अभी होली आ रहा है तो होली में कलर होगा ही। तो ये सब चीजें से आप प्रूव कर सकते हो एक्सपेरिमेंट से कि पोटेशियम परमैंगनेट की जगह हम डेटॉल यूज करके जो पार्टिकल है हमारे पास वो छोटे छोटे चीजों से मिला। देखो यहाँ पर हम डेटॉल से भी ये पोटेशियम परमैंगनेट के डेटॉल को यूज करके भी वो चीजें हम समझ सकते हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है बेटा। अब आगे चले, यानी इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझ में आया कि द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, हम उसको इतने स्मॉल है हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो उसकी एक्टिविटी है, उसके एविडेंस है, वो हमें समझ में आता है कि हाँ
ठीक है। अब मान लो छोटा सा पार्टिकल है, आप कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। पानी में आप हमने चीनी घोल दी, क्या चीनी अब आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही? वो तो घुल गई उसमें, ठीक है। तो यानी लेकिन स्मेल जैसे उसका आप उसको टेस्ट करोगे, उसका टेस्ट आएगा। यानी डेटॉल आप डालोगे, डेटॉल का आपका उसको स्मेल आएगा, उसका रंग भी दिखेगा। यानी वो चीजें हमें एविडेंस के थ्रू, इंटरेक्ट एविडेंस के थ्रू हमें समझ में आएगी। लेकिन हम उसको डायरेक्टली उस पार्टिकल को, सबसे स्मॉल पार्टिकल को नहीं देख सकते। जब उसका एक मिलके जो एक कुछ बनता है तो हम उसको देख सकते हैं। बहुत सारे पार्टिकल मिलके उसने चीनी बनाया या नमक बनाया या कुछ भी चीज बनी तो हम उसको देख सकते हैं। और एक मतलब नमक के एक मतलब एक चम्मच नमक में या आप चीनी में इतने पार्टिकल होते हैं कि आप उसमें इमेजिन नहीं कर सकते। उसमें 10⁻23 मतलब करोड़ों से भी ज्यादा। मतलब अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ताकि अब पहले समझने की कोशिश करो कि क्या है, ठीक है। अब देखो, ये जो इतना तो समझ में आ गया कि पार्टिकल छोटे छोटे हैं। अब इस पार्टिकल का कोई कैरेक्टर भी होगा, ठीक है। कैरेक्टर क्या क्या मतलब है? कैरेक्टर वो वाला कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब है कि उसका कुछ गुण होगा, ठीक है। उसके उसकी कुछ एक, हम उसको समझने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए उसके कुछ कैरेक्टर क्या है, वो पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टर क्या है। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, पहला कैरेक्टर है कि उसके बीच में स्पेस होगा। अब स्पेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने एक बोतल में रेत भर दी, ठीक है। एक डब्बे में आपने पूरी रेत भर दी, ठीक है। अब उस रेत से वो डब्बा फुल हो गया। अब उसको आप ठोकते रहोगे तो, लेकिन वो रेत से वो फुल हो गया। अब उसमें आप उसमें पानी डालोगे तो पानी क्या हो जाएगा? उसमें चला जाएगा, ठीक है। क्यों? रेत के बीच में कुछ स्पेस है, ठीक है। या आप कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थर है, उसमें छोटे छोटे रेत आपने डाल दी, ठीक है। क्योंकि रेत उसमें चली गई। रेत क्यों चली गई? क्योंकि उसके बीच में स्पेस है। यानी कोई भी चीज है तो उसके बीच में स्पेस होता ही है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, जो भी जितने भी हमारे मैटर के पार्टिकल है, उसके बीच में स्पेस होगा। किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। अब कम ज्यादा की क्या प्रॉपर्टी है वो अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना आपके? जो हमने रेत भरा तो रेत को हमने जो फुलफिल कर दिया रेत से, लेकिन हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी उसमें अब्जॉर्व कर जाएगा, ठीक है। जैसे कपड़ा है, कपड़े में ही पानी अब्जॉर्व, कपड़े में क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल है, उसके बीच में स्पेस होता है। ऐसे ही हम माइन्यूट लेवल पे अगर देखेंगे, माइक्रोस्कोप स्कोप से देखेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल में जाके देखेंगे तो हर एक के बीच में स्पेस है। तो वो स्पेस क्या है? उसके बीच में यानी जगह है, ठीक है। जो दो पार्टिकल आपस में जुड़े हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी बुक है, तो बुक को हम कैसे भी जोड़े, ठीक है, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है, ठीक है। एक छोटे से पन्ने की, एक बहुत बारीक के पन्ने की, वो स्पेस हमें दिखता नहीं है लेकिन वो स्पेस होता है। लेकिन अब स्पेस का ना, उसका भी एग्जांपल हम थोड़ा सा एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि वो स्पेस कैसे है। अब एक ना पानी लो, ठीक है। पानी को नाप लिया हमने कि पानी का इतना वॉल्यूम है। पानी एक हमने बीकर लिया, उसमें या एक गिलास लिया, उसमें पानी को हमने नाप लिया। अब उसमें एक चम्मच चीनी डाल के उसको घोल दो। वो चीनी का है पार्टिकल क्या है? पानी के मॉलिक्यूल से छोटे होते हैं, तो उससे वो उसमें घुल जाएगा। क्यों घुला? क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में वो चीनी के मॉलिक्यूल मतलब ग्रैब कर गए, उसके स्पेस के बीच में आ गए, ठीक है। तो अब उसका वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ेगा जितना उसका बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमारे पास और है आपका जैसे इस यही पार्टिकल और मैटर के लिए इसमें भी कई सारी एक्टिविटी है। जैसे आपने नींबू पानी बनाते हो, नींबू पानी में क्या होता है? उसमें उस स्पेस में ऑक्यूपाई कर जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास है, तो दूसरा क्या बोल रहा है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब क्या है? हमेशा चलते रहते हैं। अरे उसको कुछ चलाता कौन है क्या? कुछ चलाता कैसे है? कैसे चलते रहते हैं? जैसे आप उसको एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी से कैसे समझेंगे? आपने एक पानी की गिलास लिया, उस पानी के गिलास में एक ड्रॉप आपने डेटॉल का डाल दिया, ठीक है। अब डेटॉल का डालने से क्या होगा? ठीक है, वो ठीक है, वो डेटॉल के डालने से क्या होगा? वो आप देखिएगा धीरे धीरे अपने आप भूल जाएगा वो, ठीक है। यानी उसका डेटॉल का जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूविंग है, ठीक है। तभी तो यह पानी का पार्टिकल है जो वो कंटिन्यूसली मूविंग है, तभी तो वो डेटॉल को अपने अंदर घोल लिया। इसी को बोलते हैं डिसॉल्व, मतलब उसमें डिफ्यूजन, ठीक है। अभी आगे हम डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास जैसे हमने, और दूसरा हमने एक एग्जांपल है
इसमें एग्जांपल में क्या है, एक रूम के साइड में हमने क्या जला दिया, एक अगरबत्ती जला दी, ठीक है। देखो ये इसमें इस पे एक क्वेश्चन भी आ गया था इसमें पिछली बार एक आया था कि अगरबत्ती जलाने पे ये किस तरह से काम करता है, तो ठीक है। ये पार्टिकल का जो छोटा सा मैटर वो है, वो कंटिन्यूसली मूविंग है। हमने उसमें अगरबत्ती जला दी, अगरबत्ती जलाने से क्या होगा, पूरे रूम में खुशबू फैल गई। या आपके कहीं पास में कोई फ्रेंड है, उसने एक परफ्यूम लगा रखा है, तो वो आपके पास में खड़ा है लेकिन आपको परफ्यूम आती है। या घर में खाना बना, अच्छा सा खाना बना किचन में, तो किचन में उसकी खुशबू आप तक आ गई। यानी पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग है। आप कहोगे ये तो सर मूविंग, हम उसको मूव कर रहे हैं, हमें और कैसे एविडेंस होगा। कई बार आपने देखा होगा कि रूम में ना एक छोटा सा अगर स्पेस से धूप आ रही हो या रोशनी आ रही हो, तो उसमें जो हवा है, आपकी रूम की हवा, वो आपको दिखती है कि पार्टिकली वो मूव करती रहती है, ठीक है। तो वो हम इस एविडेंस से समझ सकते हैं, जो हमारे पास जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूविंग है। यानी अगर आप उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अगर आपने किसी लिक्विड पानी में एक बूंद इंक डाल के आपने छोड़ दिया, तो वो धीरे धीरे वो पूरे उसमें पानी में मिक्स हो जाएगी। तो यानी अब उसको हम मिक्स तो नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप मिक्स हो रही है। तो ये कंटिन्यूसली मूविंग है, ठीक है। दूसरी बात, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो जैसे मतलब कोई ठंडा होगा या गर्म होगा, ठीक है, उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर का इफेक्ट अभी हम उसको पढ़ेंगे। अब टेम्परेचर का बता देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जिस जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कभी आपने फ्रिज से कोई टेस्टी सी चीज निकाली है, तो फ्रिज में जो कोई आपका राजमा राजमा है या कोई भी पनीर की सब्जी है, तो या छोले की सब्जी है, उसका टेस्ट नहीं आएगा। या गाजर का हलवा है, उसका आपको उतना टेस्ट नहीं आएगा। जब हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं या उसको जब पक रहा होता है, उसका टेस्ट ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए। अगर उसके पास एनर्जी कम है, तो पार्टिकल की मूवमेंट कम होगी। हमने तो ये तो बात कर ली कि उसको काइनेटिक, वो कंटिन्यूसली मूविंग है, लेकिन उसको मूविंग के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जिस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलेगी, हीट से मिलेगी। अब जिसके पास हीट ज्यादा होगा, जो जिस बॉडी जो हॉट होगी, तो वो क्या होगा, वो कंटिन्यूसली मूविंग करती रहेगी, वो ज्यादा मूव करेगी। लेकिन जो कोल्ड होगी, ठीक है, जो ठंडी चीज होगी, वो उसके पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा नहीं होगी। अब जैसे उसका एग्जांपल है, समझते हैं। आपने अगरबत्ती लिया, अगरबत्ती आपने साइड में रख दिया रूम में, क्या वो, अब अगरबत्ती को हमने जलाया नहीं है, तो क्या उस अगरबत्ती से पूरे रूम में खुशबू फैल जाएगी? क्या नहीं फैलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसको जलाएंगे नहीं, जलाने से क्या होता है, उसको हम हीट दे रहे हैं। हीट देने से वो अगरबत्ती जो हमने जलाया, वो हीट दिया, हीट से वो क्या हो जाएगा, वो जलना शुरू हो जाएगा और पूरे रूम में खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही, और एक ऑल आउट वाला एग्जाम्पल भी है, ठीक है। अब मैं ऑल आउट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो आपके घर में ऑल आउट होगा या जो मच्छर भगाने के लिए कुछ भी होगा, तो हम अगर वो आपने स्विच ऑन नहीं किया, ठीक है, स्विच ऑफ है, तो वो क्या होगा कि वो मच्छर भागेंगे नहीं। स्विच ऑफ है, नहीं भागेंगे। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, तो क्या हुआ, आप उसके जो ऑल आउट में जो लिक्विड है, उसको हम क्या करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं। उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं ताकि वो पूरे रूम में फैल जाए और जितने भी हमारे पूरे रूम के मच्छर हैं वो भाग जाए। तो यानी आपको समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करता है। काइनेटिक एनर्जी भी होता है, वो आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ समझ में आ गया, जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, यानी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हीट है, मतलब वो हीट पे डिपेंड करता है। अगर हीट बढ़ाएंगे तो पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ जाएगी, और हीट कम करेंगे पार्टिकल की मूवमेंट कम हो जाएगी। और आगे अभी हम टेम्परेचर का हम डिटेल में इसी चैप्टर में डिटेल में इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल का मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ हमें अट्रैक्शन की बात की है कि पार्टिकुलर मैटर अट्रैक्शन, दो तरह की अट्रैक्शन होती है, एक होती है कोहेसिव, एक एडहेसिव। वो हम भी वो आगे चैप्टर में धीरे धीरे जैसे जैसे हम इनक्लोज होंगे, चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे, वो चीजें हम डिटेल में बात करते रहेंगे। यानी अब पहले में क्या है, पार्टिकल का मैटर क्या है, अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अगर आप पानी की बूंद है, पानी की बूंद अगर आप गिराते हो, तो वो एक बूंद की फॉर्म में गिरता है, एक ड्रॉप की फॉर्म में गिरता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो बिखर जाता है, ठीक है। और कोई भी पार्टिकल होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रहेगा वो, ठीक है। अट्रैक्शन कैसा रहता है, जैसे हमारे पे एक एग्जांपल दे रखा है हमारे पास,
एक डांस है, एक फोक डांस है। उसमें फोक डांस में क्या होता है, उसमें कुछ गर्ल्स होती है, बॉयज होते हैं, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और वो पकड़ के रखते हैं, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें जितना वो ज्यादा होगा उतना उसको तोड़ना उसमें एक गेम तरह की होती है कि किसी ने पकड़ रखा है और दूसरा आके उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो जितना उसको अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको छुड़ाना उतना ही डिफिकल्ट होगा। यानी जिस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, और जिस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कम होगी उसको तोड़ना आसान होगा। जैसे आप कुछ चीजें हैं, चौक है, चौक को आप इजिली तोड़ देते हैं, लेकिन क्या है, लकड़ी के टुकड़े को या प्लास्टिक के टुकड़े को या आप इतनी आसानी से तोड़ सकते हैं, लोहे के टुकड़े को इतनी आसानी से तोड़ सकते हैं। अट्रैक्शन तो है, लेकिन किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। ये किसी में उसके बीच में जो अट्रैक्शन होती है ज्यादा होती है, लेकिन किसी में बिल्कुल कम होती है। और कई बार होती है इसमें पार्टिकल टू पार्टिकल दो तरह की अट्रैक्शन होती है। जैसे पार्टिकल जो सेम पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगी, या एक हमारे पार्टिकल से एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होगी। जैसे पानी है, हम पानी में हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ गीला हो जाता है, ठीक है। गीला क्यों हो जाता है कि जो हमारे जो हाथ है, ठीक है, हाथ है उसमें पानी के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। पानी के मॉलिक्यूल क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि पानी का जो पार्टिकल है और हमारे हाथ का पार्टिकल है उसके बीच में भी अट्रैक्शन होता है। पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है, लेकिन हमारे हाथ और या कंटेनर, किसी भी आप कंटेनर में पानी डालिए तो क्या हो, कंटेनर गीला हो जाता है। उस कंटेनर और पानी के बीच के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन ज्यादा है। जो अगर हम सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है या सेम टाइप ऑफ पार्टिकल है, उसके बीच में अट्रैक्शन होगी, उसको हम बोलेंगे कोहेसिव, ठीक है। यानी सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसको बोलेंगे कोहेसिव। और डिफरेंट टाइप के, मतलब एक मॉलिक्यूल्स हमारे पास ए है एक बी है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसको बोलेंगे एडिसिव, ठीक है। ये दो तरह की हमारे पास अट्रैक्शन है। अभी इसमें आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा था तो मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। इसमें एक्टिविटी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एक्टिविटी में क्या होता है कि ये ग्रुप और डांस कर रहे होते हैं, तो पार्टिकल ऑफ थ्री एक्टिविटी, इसमें तीन एक्टिविटी है जिसमें हमें समझ में आता है कि पार्टिकल सरफेस जो हमारे पास जो पानी है या कोई भी पार्टिकल है उसके बीच की अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कोई भी चीज में पार्टिकल की अट्रैक्शन ज्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास इसके बाद क्या आ जाता है, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अभी तक हमने मैटर पढ़ा, मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ ली कि हमारे पास तीन तरह की मैटर की प्रॉपर्टी होती है और मैटर की प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है, कैसे हम उसके समझ सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास मैटर के बारे में इतनी समझ में आ गया। अब मैटर जो होता है वो स्टेट का मतलब क्या होता है, मैटर हमारे आसपास किस किस फॉर्म में है, ठीक है, मतलब किस स्टेट में है, ठीक है। तो अभी तक जो हमारे पास है, जो जनरल हमने पढ़ना है, थ्री स्टेट पढ़ना है। जो हमारे पास आसपास जो आप मैट्रिक जितने भी मटेरियल है, सराउंडिंग में जो मटेरियल है उसको आप जो देखते हो तो कैसे देखते हो, ठीक है। कुछ सॉलिड है, यानी सॉलिड क्या है, कुछ सख्त है, ठीक है। जैसे बुक हो गई, आपके टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये क्या है, सख्त है। कुछ है लिक्विड स्टेट में, जैसे आपका पानी हो गया, ऑयल हो गया, या ऐसी भी चीजें, जितनी भी चीजें हैं जो फ्लूइड है वो क्या है हमारे पास लिक्विड स्टेट में है। और कुछ हमारे पास गैसियस स्टेट में है, जैसे हवा गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक थ्री टाइप ऑफ, मतलब थ्री स्टेट, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, हमने ये अर्लियर पढ़ा भी है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम नाइन्थ में, देखो जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं एट्थ में, सेवंथ में, सिक्स्थ में, जो प्रीवियस क्लास में, वो सारी चीजों को अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अपने सॉलिड लिक्विड गैसेस तो हमने पढ़ा है, लेकिन अब सॉलिड लिक्विड गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसके क्या करैक्टर होते हैं, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें चेंज करना भी सीखेंगे बेटा, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देंगे, लिक्विड को हम गैस में चेंज कर देंगे, कई बार सॉलिड को सीधा गैस में चेंज कर देंगे, ठीक है, गैस को सीधा सॉलिड में चेंज कर देंगे बिना लिक्विड में। तो ये आपस में हम चेंज करना भी सीखेंगे, ये जादू नहीं है, ये हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमने पढ़ना है क्या है, सॉलिड। इसमें हमारे पास क्या है, पहला क्या है, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड क्या होता है, सिंपल चीज है, सॉलिड यानी सख्त चीज, ठीक है। तो सख्त चीज का क्या होगा, यानी उसका कुछ मास होगा। पहली बात, एक सिंपल सी चीज समझते हैं, पहले हम डेफिनेशन में जाएंगे, पहले उसको सिंपल समझेंगे। सॉलिड आसपास क्या देखते हो, जैसे बुक है, ये हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। ये जो सॉलिड है तो इसका हमारे पास एक शेप है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमारे पास ये बुक है, ये बुक मेरे पास कई साल से है, ठीक है। तो कई साल से है तो इस कई सालों में इसका शेप बदल गया, ऐसा तो नहीं हुआ। इसका शेप साइज फिक्स रहा, ठीक है।
और इसका जो वेट है वो भी फिक्स है। हाँ, टाइम के साथ साथ हम थोड़ा बहुत ये घिस गया यूज करते करते, वो अलग बात है कि बहुत माइन्यूट लेवल पे वो थोड़ा सा घिस गया तो कम हो जाएगा, ठीक है। ग्राम का भी छोटा सा हिस्सा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगी 5 किलो की चीज 10 किलो की बन जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब 50 किलो की चीज 10 किलो की बन जाएगी, 50 किलो की चीज में थोड़ा बहुत फर्क होगा, वो अलग बात है। लेकिन इसका क्या मतलब है, डेफिनेट शेप, इसका शेप डेफिनेट होगा। जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल मैं उसको कई सालों से यूज कर रहा हूँ, तो इसका शेप डेफिनेट है, ठीक है, इसका शेप बदलना नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसकी बाउंड्री होगी, ठीक है। जो सॉलिड की कितनी चीजें हैं उसकी एक बाउंड्री होती है, उसका एक प्रॉपर शेप होता है। जैसे आप चेयर है, एक चेयर की एक शेप होता है, ठीक है। आप कोई भी बॉक्स लेते हो उसकी एक बाउंड्री है, ठीक है। एक जैसे हमने मैथ में भी चीजें पढ़ते हैं ना, बाउंड्री पढ़ते हैं, सरकमफ्रेंस पढ़ते हैं, तो यानी सॉलिड जितनी भी चीजें हैं उसकी एक बाउंड्री होगी और इसका फिक्स वॉल्यूम होगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसका शेप होगा डिस्टिंग, ठीक है, उसका बाउंड्री होगा, ठीक है, और उसका मास भी हमारे पास जो होगा फिक्स होगा। तो ये यानी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, डेफिनेट शेप, डेफिनेट बाउंड्रीज एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो चीज हो गया, तो इस जाकर इस किसी के पास हमारे पास ऐसी चीज होगी जिसकी डेफिनेट शेप है, साइज है, ठीक है, वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। अब सॉलिड जो है वो, उसको हम रिजिड भी बोलते हैं। क्यों, सॉलिड क्या है, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तब वो चेंज होगा, अपने आप वो चेंज नहीं होता। अब ऐसा नहीं बोला कि सर हम वो तो उसका डेफिनेट शेप कैसे, हमने तो उसको तोड़ दिया, नहीं, आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तब टूटा है, ठीक है, ऐसे नहीं टूटा। तो उसको बोलते हैं रिजिडिटी, ठीक है, उसको रिजिड, RIGID, कोई चीज रिजिड है मतलब सख्त है, ठीक है। अब जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड क्या होता है, वो आपको उसको तोड़ मोड़ सकते हो, यानी उसको स्ट्रेच कर सकते हो, तो क्या उसकी आप कहोगे सर इसके तो फिक्स वॉल्यूम है, मतलब उसका एक फिक्स है ही नहीं है सर, उसको तो हम तोड़ दिया, हमने उसका उसको पतला कर दिया, मोटा कर दिया। आपने उस पर फोर्स लगाया, अपने आप तो नहीं हो रहा ना। जैसे स्पंज है, स्पंज भी उसको सॉलिड में आएगा, जैसे आपके बुक है सॉलिड में आएगा, बुक पे क्या है, में आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर हम इस पे कोई फोर्स ना लगाए, अगर हमने इसको फोर्स से रिलीज कर दिया, हमने फोर्स लगाया, ये चेंज हो गया, लेकिन अब फोर्स हम हटा देंगे तो क्या होगा, ये अपनी स्टेट में वापस आ जाएगा। तो जो अपनी स्टेट में वापस आ जाए, जिसका एक बिना फोर्स लगाए, जिसकी एक प्रॉपर शेप साइज रहे, तो वो क्या है, सॉलिड है। दूसरा हमारे पास स्टेट क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड क्या है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में जो बह सके, लिक्विड और सॉलिड में क्या फर्क है, सॉलिड का एक प्रॉपर शेप होता है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, क्या उसका प्रॉपर शेप होता है क्या, ठीक है। लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, उसके पास कोई शेप नहीं होता है, यानी उसको गिलास में डालोगे गिलास जैसा हो जाएगा, उसको बोतल में डालोगे बोतल जैसा हो जाएगा, जिस अगर धरती पे डालोगे तो वो फैल जाएगा। उसका प्रॉपर शेप नहीं होता है, वो जिस कंटेनर में डालेंगे, जैसा उसको रखेंगे वैसा उसका शेप हो जाएगा, लेकिन उसका फिक्स वॉल्यूम तो होगा ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि 5 किलो दूध है, ठीक है, उसको हमने दूसरे डब्बे में डाला तो वो 2 किलो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। 5 किलो का दूध 5 किलो रहेगा, या 5 किलो पानी, 1 लीटर का जो हम बाजार में आता है, लीटर में पानी आता है ना, 1 लीटर की बोतल आती है, उस बोतल में 1 लीटर पानी होता है, यानी उसका एक वॉल्यूम फिक्स है। अब उसको गिलास में डाल के पियो, कि आप उसको कप में डाल के पियो, कटोरी में डाल के पियो, जैसे भी पियो, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। यानी आप अगर उसको किसी जग में रखोगे तो तब भी उसका वॉल्यूम, यानी उसका जो 1 लीटर है 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो लिक्विड है। अब इसमें एक लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ये अपना शेप चेंज कर सकता है, लेकिन शेप चेंज कैसे करता है, ये फ्लो करता है। जैसे आपने उसको कहीं रखा तो इसका जो सरफेस, इसका जो लेयर है एक दूसरे लेयर पे फ्लो करता है, ठीक है। उसी कारण इसको फ्लूइड भी बोलते हैं, उसको फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है, FLUID, यानी वो फ्लूइड है। गैस को भी फ्लूइड ही बोलते हैं, ठीक है, उसको भी हम अभी करेंगे क्योंकि वो भी फ्लो करता है, तो लेकिन लिक्विड को हम फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गैस का और इसका समझ में आ गया। लेकिन अब देखो, हमने स्पंज देखा, पीछे स्पंज भी क्या हमने इसमें आपके एनसीईआरटी में है कि वो क्या है, सॉलिड है, लेकिन उसमें क्या है, एयर ट्रैप है। ऐसे ही हमारे पास अगर सॉलिड में एयर ट्रैप हो सकता है, वैसे ही लिक्विड में भी एयर है। जैसे लिक्विड है उसमें क्या है, कुछ एयर मिक्स होता है, जैसे, और जनरली कौन सा मिक्स होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है। अगर पानी में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या मछलियां जिंदा रहेंगी? क्या नहीं रह पा नहीं, क्योंकि मछलियों की क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब पानी में ऑक्सीजन है, वहां से वो सांस ले लेती है। और पानी में कुछ पौधे भी होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, जो मछलियां हैं, वो सब सांस कहाँ से लेती है? उसके मिली हुई ऑक्सीजन से। और वहां पर वो उसके बाद छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में मिक्स हो जाता है। तो कुछ जितने भी है जो हमारे पास डिजोल्व हो जाता है या डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। गैस क्या होता है? जो हमारा एटमॉस्फेयर का गैस होता है, जो जितने भी गैसेस हैं, वो पानी में डिफ्यूज हो जाता है या डिजोल्व हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं these gases are the specially oxygen and carbon dioxide are the essential for the survival active aquatic animals, ठीक है। जो जल के जीवों के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? उसको पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से मिलेगा, ठीक है। उसको वो बाहर आके ऑक्सीजन नहीं लेगी है। वो हाँ कुछ लेते हैं, वेल्स लेते हैं या कुछ और भी लेते हैं, क्योंकि बाहर आके ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो जनरल होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं, मछलियां होती हैं, वो अंदर ही रहती हैं। और कई मछलियां तो पानी के बहुत ज्यादा अंदर रहती हैं, तो वो बहुत अंदर से भी वो ऑक्सीजन लेती हैं। तो आपके पास जैसे हम भी क्या है, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ गई। जितनी भी चीजें हैं पानी लिक्विड, आपके समझ में आ गया कि लिक्विड स्टेट क्या है? जो बह सके, ठीक है। उसका हमारे पास शेप नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसका एक फिक्स वॉल्यूम रहता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास है गैस, ठीक है। गैस क्या होता है? गैस का क्या फिक्स वॉल्यूम होता है? क्या नहीं होता। क्या फिक्स शेप होता है? क्या नहीं होता। बैलून में भर दोगे तो बैलून जैसा हो जाएगा, बैलून कभी कम होगा। अब कहोगे सर बैलून का तो फिक्स शेप है, बैलून में है। लेकिन नहीं बेटा, जो ये है उसको कंप्रेस किया जाता है। टेम्परेचर चेंज होने पे या कुछ और चीजें चेंज होने पे कंप्रेस हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो एक बैलून फुलाने वाला जो एक आपने मार्केट में घूमते हुए देखा होगा, उसके एक छोटा सा सिलेंडर होगा, ठीक है। उस छोटे से सिलेंडर से वो कितने सारे बैलून फुला लेता है, ठीक है। या आपके घर पे क्या जो गैस आती है, गैस में क्या होता है? एक छोटा सा सिलेंडर होता है, लेकिन 1 महीना चल जाता है। उसमें आग लगा, आप उसको गैस जलाओ, आग जल रही है, नीचे से गैस निकल रही है, वो जल रही है, जल रही है, जल रही है 1 महीने तक। क्या आपको लगता है कि उसको खोल देंगे तो क्या कितना सारा गैस निकलेगा? समझ में आ रही बात? तो यानी उस गैस को क्या होता है? कंप्रेस करके हम उसको उसके डब्बे में डालते हैं। यानी गैस क्या है? कंप्रेस हो सकता है, लेकिन और सॉलिड मतलब नेग्लिजिबल कंप्रेस हो सकता है, लेकिन लिक्विड भी कंप्रेस नहीं हो सकता। सिर्फ गैस में ऐसी कंडीशन होती है कि गैस कंप्रेस होता है, सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस नहीं होता। तो कंप्रेस ना होने की वजह से लिक्विड में हम उसको जैसे आप जैक में यूज करते हैं कि ठीक है, भारी सामान को उठाने के लिए जो यूज करते हैं उसको, तो वो कंप्रेस नहीं होती। लेकिन गैस हमारे पास कंप्रेस हो जाती है। आपने देखा होगा सीएनजी, ठीक है। वो सीएनजी क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैसेस। वो नेचुरल गैस क्या है? उसको कंप्रेस करते हैं। आजकल तो बहुत सारे व्हीकल सीएनजी पे चलते हैं, ठीक है। और आपके पास जो घर में जो गैस है एलपीजी, एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो है लिक्विफाइड है। वो लिक्विफाइड क्या है? हमने उसको लिक्विड में चेंज कर दिया, गैस से लिक्विड में चेंज कर दिया। अब वो जो कौन सी स्टेट है, गैस से लिक्विड में आ गई, क्या कैसे चेंज किया वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन अब क्या है, हमने वो गैस है लेकिन वो लिक्विफाइड में है, उसको हमने कंप्रेस कर दिया है, ठीक। कंप्रेस होने की वजह से वो लिक्विड स्टेट में आ गई है। तो और हमारे पास ये चीजें हैं। तो 3 तरह की हमारे पास, समझ में आएगी बेटा? 3 तरह का स्टेट होता है। और जो हमारे पास गैसेस स्टेट होता है, जो पार्टिकल होती है, इसके ये अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दे रखा है। जो सॉलिड है आपस में इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ज्यादा होता है। अभी हमने 3 पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? 3 जो मैटर की 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक पढ़ा था कि इनके बीच में स्पेस होता है। तो यहाँ देखो सॉलिड है, इसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब दूसरा हमने पढ़ा था ये कंटिन्यूसली मूविंग है। तो अब मैंने आपको बोला था कि किसी के पास एनर्जी होगी तभी वो मूव करेगा, अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो मूव नहीं करेगा। तो सॉलिड के पास कम एनर्जी रहती है, तो इसीलिए उसके पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। अब उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, अभी हम आप बात करेंगे जब हम इसको चेंज करेंगे। अगर मान लो जैसे एग्जांपल भी लेके चलते हैं, आइस है, ठीक है, बर्फ है। बर्फ क्या सॉलिड स्टेट में है। अब उसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अभी उसके पास एनर्जी नहीं है तो उसके पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको हीट देना शुरू करते हैं तो वो पिघलनी शुरू हो जाती है। जब पिघलने शुरू हो जाती है तो यानी उसके पार्टिकल के पास क्या है? एनर्जी मिलनी शुरू होगी और वो पार्टिकल और मूव करने शुरू कर देंगे। अब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में फिर हम उसको और गर्म करेंगे, और गर्म करने से क्या होगा? वो गैसियस स्टेट पे आ जाएगा। अब गैसियस स्टेट में उसके पास एनर्जी है, वो रैंडमली मूव करते रहेगा। ये रैंडमली
मूवमेंट जो होगा ये पार्टिकल की, जो अब हिट करने लगेगी, वॉल को हिट करने लगेगी, एक दूसरे पार्टिकल को हिट करने लगेगी, इससे वो एक प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। जो सॉलिड है वो किसी चीज पे प्रेशर सिर्फ वेट की वजह से एक्सर्ट करते हैं और किसी वजह से एक्सर्ट नहीं करते, लेकिन जो गैसियस है वो पूरे कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे आप बैलून में फुलाते हैं तो बैलून पूरा का बैलून फूलता है, लेकिन अगर बैलून में आप पानी डालोगे तो वो सिर्फ नीचे की तरफ रहेगा, या बैलून में आप कोई पत्थर डालोगे तो वो नीचे की तरफ रहेगा, तो वो ऐसे फूलेगा नहीं। लेकिन अगर आप गैस डालोगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरा बैलून फूलेगा। ठीक है, तो ये कंटेनर पे प्रेशर डालते हैं। तो इतनी चीज हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब जो हमारे पास एक जो नया टॉपिक आ गया है, कैन मैटर चेंज इज स्टेट। ठीक है, अब मैटर क्या अपना स्टेट चेंज कर सकता है, ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के इस नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में समझेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर किसी तरह का आपको लगता है कि इसमें हमने ऐसा क्यों हो सकता है, वैसा क्यों हो सकता है, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो साइंस ऐसा है, जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं अराइज होते, ठीक है, अपने दिमाग में क्वेश्चन नहीं पुट होते, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तब तक वो पढ़ाई का मतलब नहीं है। जब तक हम, जैसे इतने साइंटिस्ट थे, आज साइंटिस्ट क्यों, हमारा जो साइंस है क्यों इतना डेवलप हुआ, उन्होंने कुछ सोचा कि यार ऐसा क्यों हो सकता है, वैसा क्यों हो सकता है। जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक हमारी पढ़ाई इनकम्प्लीट है। ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट तभी है जब हम क्वेश्चन पुट करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन पुट करने से हमें हमारी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।